Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. सो लेट्स प्रोसीड विदाउट फर्दर अड्यू. तो अब हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम. कार्डियो रेस्पिरेटरी बेसिकली फंक्शन कैसे होता है, फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन कैसे करता है. ठीक है. Okay, cardiorespiratory fitness is defined as the capacity of the heart and lungs to deliver blood and oxygen to the working muscles during exercise. तो cardiorespiratory fitness क्या कहता है? कैपेसिटी हार्ट और लंग्स का कि वो ऑक्सीजन वर्किंग मसल्स में पहुंचा सके. जो मसल्स यूज में हो रहा है उसको उसमें ऑक्सीजन पहुंचाने की जो कैपेसिटी होती है हार्ट और लंग्स को की, उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस. बेसिकली डिलीवर ब्लड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ब्लड और ऑक्सीजन को डिलीवर करने की जो कैपेसिटी होती है हार्ट और लंग्स की वर्किंग मसल्स में, उसको कहते हैं कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस. अ पर्सन्स कैपेसिटी टू परफॉर्म कार्डियोरेस्पिरेटरी एक्सरसाइज डिपेंड्स लार्जली ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एज दे प्रोवाइड O2 टू बी ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड टू द एक्टिव सेल्स so that carbohydrates and fatty acids can be converted to adenosine triphosphate to fuel muscular activity. तो बेसिकली क्या है, बोलता है कि पर्सन, किसी भी पर्सन का कैपेसिटी होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज का. कार्डियो एक्सरसाइज की जो कैपेसिटी होती है किस चीज पे डिपेंड रहती है? हाउ इंटरेक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कितना मिलजुल के अच्छे से काम कर रहा है हमारा हार्ट और लंग्स. ठीक है, ताकि वो मतलब जो ऑक्सीजन है उसको प्रोवाइड कर सके. कहां पे? एक्टिव सेल्स, जो मतलब मसल्स जो यूज हो रहा है वहां पे प्रॉपर पहुंचा सके. और ताकि क्या हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैटी एसिड्स, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बॉडी में है, हम जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, एंड फैटी एसिड्स, फैट जो खाते हैं, फैट्स वगैरह, उसको कन्वर्ट किया जा सके एटीपी में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. बेसिकली आप इतना समझ लीजिए, एटीपी जो आपने पढ़ा होगा पहले भी, राइट, साइंस में, स्कूल डेज में, तो एटीपी बेसिकली एनर्जी सोर्स है बॉडी का. ठीक है, तो यहीं से एटीपी ही एनर्जी है जो बॉडी लेती है. तो ठीक है, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड्स ये कन्वर्ट होते हैं एटीपी में, तब हम उसको यूज कर पाते हैं. ठीक है, टू फ्यूल मस्कुलर एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए. ठीक है, तो इस पे डिपेंड रहता है. तो हमारा हार्ट और लंग्स अच्छे से साथ में मिलकर काम कर रहा है तो ऑक्सीजन बेटर पहुंचेगा एक्टिव सेल्स में. एक्टिव सेल्स से फिर बेटर पहुंचा तो उससे क्या होगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट और जो फैटी एसिड्स बॉडी में है उसको कन्वर्ट कर सकता है एटीपी में, एनर्जी समझ लीजिए, एनर्जी में, और ताकि हम प्रॉपर मस्कुलर एक्टिविटी कर सके, एक्सरसाइज कर सके. ठीक है, कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी, चाहे स्केलेटल मसल का चाहे रेस्पिरेटरी मसल का. These two systems are also important for removal of metabolic waste products such as carbon dioxide and lactate. ये जो सिस्टम अभी जो हम पढ़ रहे थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो ऑक्सीजन आ रहा है और ये सब जो हो रहा है एटीपी वगैरह बनना, तो ये ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट है. किस चीज के लिए? मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लैक्टेट बॉडी में होता है, उसको निकालने के लिए भी जरूरी होता है. एंड फॉर द डिसिपिटेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. तो मेटाबॉलिक, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता रहता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता रहता है, उससे हीट प्रोड्यूस होता है. तो उस जो हीट को भी ना, उसको भी निकालने के लिए हेल्प मिलता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये सब हमारा हार्ट और लंग्स साथ में काम करता है, तो इस चीज में हेल्प होती है. देयर आर 3 बेसिक प्रोसेसेस दैट मस्ट इंटरैक्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज. सो बोला गया है 3 बेसिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जिनका होना जरूरी है ताकि ब्लड जो है और न्यूट्रिएंट है जो हमारे टिश्यूज में, सेल्स में प्रॉपर्ली पहुंच सके. ठीक है, तो पहला प्रोसेस देखिए, गेटिंग O2 इनटू द ब्लड. ठीक है, ब्लड में O2 होना जरूरी है. ठीक है, पहला तो वही हमारा प्रोसेस हो गया कि ब्लड में ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है. किस चीज? A function of pulmonary ventilation coupled with the O2 carrying capacity of the blood. यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो आगे ये डिटेल में पढ़ाई होने वाली है इसकी. ठीक है, तो बेसिकली किस चीज का फंक्शन है? पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो हम सांस लेते हैं, पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो लंग्स के थ्रू जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, किसके साथ मिलके करता है? O2 कैरिंग कैपेसिटी, ब्लड का O2 कैरिंग कैपेसिटी, ब्लड में कितना ऑक्सीजन कैरी हो रहा है, कैपेसिटी हो रहा है, तो इस पे डिपेंड होता है, ये फंक्शन होता है. तो ये पहला हमारा प्रोसेस क्या हुआ, ब्लड में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन आना, ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड फ्लो एंड डिलीवरिंग O2 टू द एक्टिव टिश्यू, अ फंक्शन ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो बेसिकली क्या है, ब्लड फ्लो, तो अब ऑक्सीजन तो आ गया ब्लड में, अब उसको प्रॉपर जगह पे पहुंचाना है। अब देखो जो मसल यूज हो रहा है उस समय वहां पे ज्यादा ब्लड पहुंचना चाहिए, राइट, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचना चाहिए, तो वो भी एक चीज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो ब्लड फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ ज्यादा देना है, कहाँ ज्यादा कम खून देना है, तो वो भी डिसाइडेड होता है, ठीक है। जहां ज्यादा खून जाएगा ऑब्वियसली वहां ऑक्सीजन जाएगा, तो दैट इज वाई वो भी इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शन ऑफ कार्डियक आउटपुट, देखो ये वाला जो है ना, जितना ये जो हाइफन के बाद ये अभी हम नहीं पढ़ते, इतना पढ़ते हैं क्योंकि ये अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, हम कार्डियक आउटपुट ये सब है क्या, सब आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग O2 फ्रॉम द ब्लड टू कंप्लीट द मेटाबॉलिक प्रोडक्शन ऑफ ATP। अब क्या हुआ, ब्लड से O2 निकालने का काम होता है, ठीक है। O2 मतलब ऑक्सीजन निकालने का काम होता है ताकि मेटाबॉलिक प्रोडक्शन ऑफ ATP प्रोड्यूस हो सके। अभी ATP के बारे में पढ़ा ना, बेसिकली एनर्जी मिल सके बॉडी को। तो अब ब्लड से O2 निकालने का काम होता है, ऑक्सीजन निकालने का काम, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हुआ ब्लड में O2 आना, ऑक्सीजन आना, फिर दूसरा हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जो मसल में जरूरी है, जहां एक्टिव टिश्यूज में, उसके बाद उसको ऑक्सीजन को ब्लड से निकालना ताकि ATP बॉडी को प्रॉपरली मिल सके। अब देखो, अब यहां पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। द O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाय टू वेरिएबल्स। तो ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करेगा उसकी क्या कैपेसिटी है, बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड होती है, ठीक है। किस किस चीजों पे, द एबिलिटी टू एडिक्वेटली वेंटिलेट द एल्वेली इन द लंग्स। तो एबिलिटी होनी चाहिए क्या हो, ताकि एल्वेली जो अभी हमने पढ़ा था ना लंग्स में, जो लास्ट में जहां पे गैस एक्सचेंज होता था, सांस लेते थे, फिर यहाँ ट्रकिया वगैरह में गए जाते जाते अंत में एल्वेली, राइट, तो वहां पे जाके गैस एक्सचेंज होता था। तो एबिलिटी टू एडिक्वेटली वेंटिलेट, तो एल्वेली में ना अच्छे से वेंटिलेशन होना चाहिए, अच्छे से गैस हवा पहुंचना चाहिए, गैस एक्सचेंज होना चाहिए, ठीक है, तभी लंग्स में पहुंचेगा। तो पहला चीज वो होना चाहिए। दूसरा चीज, द हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन ज्यादा होना चाहिए। हीमोग्लोबिन एक ट्रक समझ लीजिए, एक ट्रक होता है जिसमें ऑक्सीजन बैठ जाता है और हीमोग्लोबिन उसको आगे लेके चला जाता है ताकि वो टिश्यूज के पास पहुंचा देता है। तो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन अगर ब्लड में जितना ज्यादा ट्रक होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन लेके जाएगा वो, राइट, समझ रही है ना बात। तो दो चीजें होती हैं, तो आपको समझ में आ गया O2 कैपेसिटी जो ब्लड का होता है किस चीज पे डिपेंड होता है, एबिलिटी टू एडिक्वेटली वेंटिलेट द एल्वेली इन द लंग्स। तो अगर एल्वेली में अच्छे से वेंटिलेशन हो रहा है लंग्स के, तो अच्छा होगा O2 कैपेसिटी ब्लड का, ठीक है। हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है तो अच्छा कैपेसिटी होगा। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन किसको कहते हैं, बेसिकली जो फंक्शन होता है ब्रीदिंग रेट, बेसिकली ब्रीदिंग रेट, कितना बार हम सांस ले रहे हैं एक मिनट में, या फिर कितना हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग है, ठीक है, कितना सांस ले रहे हैं। एंड डेप्थ, उसको हम टाइडल वॉल्यूम में, डेप्थ मतलब ये समझ लो कि एक रेस्पिरेटरी साइकिल में हम कितना एयर ले रहे हैं, ठीक है, कितना सांस ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, तो उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन ये होता है, ये दोनों मिलके रेट ऑफ ब्रीदिंग एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, कितनी बार हम सांस ले रहे हैं और कितना ज्यादा एयर उसमें आ रहा है, ठीक है, एक सांस में, ये समझ लीजिए। एट द ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज बोथ टाइडल वॉल्यूम एंड ब्रीदिंग रेट इंक्रीज। अब जब एक्सरसाइज स्टार्ट होता है तो हमारा ब्रीदिंग रेट, सांस देखते हो कितना फास्ट चलता है हमारा, ठीक है, ब्रीदिंग रेट स्टार्ट हो गया और टाइडल वॉल्यूम भी हो जाता है। टाइडल वॉल्यूम मतलब कितना सांस, ठीक है, कितना सांस हम ले रहे हैं वो भी बढ़ जाता है, क्वांटिटी ऑफ एयर वो भी बढ़ जाता है एक रेट में, ठीक है। तो ये दोनों चीज बढ़ गया। दिस इंक्रीज इन वेंटिलेशन वॉल्यूम ब्रिंग्स मोर O2 इनटू द लंग्स। तो ये जो हमारा वेंटिलेशन वॉल्यूम बढ़ता है, ये ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स में आता है, जितना सांस ले रहे हैं, जितना ज्यादा एयर आ रहा है उतना ही ऑक्सीजन आता है लंग्स में, ठीक है। वेयर इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड, ठीक है, फिर ऑक्सीजन कहां चला जाता है, ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। Because air flows in and out of the alveoli via the same bronchial tubes, it is particularly important to maintain an adequate tidal volume during even heavy exercise so that the gas concentration in the alveoli can be effectively exchanged. तो यहाँ कहा गया है कि सेम ब्रोंकियल ट्यूब्स का यूज होता है, हम सांस ले रहे हैं अंदर बाहर तो एक ही ब्रोंकियल ट्यूब से जो सांस अंदर बाहर आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एडिक्वेट टाइडल वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ एयर ज्यादा अच्छे से ले, ठीक है।
मतलब इवन आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब एक साथ जो वॉल्यूम हो रहा है एयर का वो ज्यादा हो, ठीक है, एडिक्वेट हो, ताकि एल्वियोली में प्रॉपर पहुंचे और फिर निकले, ठीक है। ठीक है, इफ दिस डज नॉट हैपन एंड द O2 concentration in the alveoli is too low and the CO2 concentration is too high, the tendency for the gases to move in the desired direction इज रिड्यूस। तो कहा गया है कि मान के चलो ऐसा दिक्कत हो गई कि टाइडल वॉल्यूम प्रॉपर नहीं आ रहा है, इस चक्कर में क्या हुआ, ऑक्सीजन कम आ रहा है और CO2 बढ़ गया इसमें। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो जहां पे डिजायरेबल, जहां पे जिस डायरेक्शन में जाना होता है ना एयर को, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक चीज होता है, तो डिजायर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाता है, ठीक है। जो गैस होता है ना डिजायर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाता है, प्रॉब्लम होने लगती है। सो बेसिकली इतना समझ लो कि टाइडल वॉल्यूम, जो अमाउंट ऑफ एयर है ना, वॉल्यूम, वो जब हम एक्सरसाइज करें प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि O2 आता रहे, O2 ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता रहे, ठीक है। एल्वियोली में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचेगा, अगर CO2 ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रॉपरली अच्छे से ऑक्सीजन जगह पे पहुंच नहीं पाएगा, इधर उधर फिर जाता रहेगा, ठीक है। नॉर्मली रेस्पिरेशन डज नॉट लिमिट एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इन हेल्दी, तो हेल्दी इंडिविजुअल जो होते हैं उसमें कोई दिक्कत ज्यादा होता नहीं है रेस्पिरेशन में, ठीक है। हाउएवर इंडिविजुअल्स विद एम्फीसीमा, डिग्रेडेशन ऑफ द एल्वियोली, और एज्मा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रीदिंग पैसेज, मान के जिनको प्रॉब्लम है एम्फीसेमा का, जिनमें क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ एल्वेली का डिग्रेड हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो उनमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एज्मा के केस में मान के चलो क्या होता है, ब्रीदिंग पैसेजेस जो होते हैं ना वो नैरो हो जाते हैं, तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं हमारे जो ब्रीदिंग पैसेजेस होते हैं, तो उसमें ना क्या होता है कि वॉल्यूम प्रॉपर सांस, एयर नहीं आ पाता है, उस चक्कर में दिक्कत हो जाती है। कैन नॉट मूव इनफ एयर थ्रू देयर लंग्स टू एडिक्वेटली एरेट टू एल्वियोली एंड देयर बाय ऑक्सीजनेट, तो उनमें दिक्कत हो जाती है उन लोगों में एक्सरसाइज के टाइम पे, क्योंकि प्रॉपर एयर आ ही नहीं रहा है जितना आना चाहिए था, तो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो नहीं पाता है ब्लड में, ठीक है। As a result, the blood leaving the lungs is not sufficiently loaded with O2 and exercise capacity is diminished. तो उन लोगों में जिनको एज्मा है या फिर एम्फीसेमा है, उनको दिक्कत हो जाती है हाई इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज में, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है। Additionally, because the brain is very sensitive to CO2 concentration in the blood, a failure to adequately ventilate the lungs will result in elevated blood CO2 concentration, with the result being that the exerciser will feel an urgent need to stop. Basically क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है, CO2 बढ़ गया, तो आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करोगे और आप एक्सरसाइज तुरंत आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हीमोग्लोबिन जो ट्रक की बात की थी ना अभी हमने, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन in red blood cell that is specifically adapted to bond with O2 molecules। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन एक काइंड ऑफ प्रोटीन होता है जो रेड ब्लड सेल में होता है हमारे। क्या है उनका काम, बेसिकली O2 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना, उनसे चिपक जाता है। मैंने कहा ना वो ट्रक का काम करता है, एक ट्रक है, ऑक्सीजन उस पर बैठता है, वो उसको लेके चला जाता है कहाँ पे, आगे फाइबर्स, इसमें हमारे जो एक्टिव टिश्यूज हैं, टिश्यूज में पहुंचाने के लिए, ठीक है। When O2 enters the lungs, it diffuses through the pulmonary membranes into the blood stream, where it binds to the hemoglobin। जब ऑक्सीजन इंटर करता है लंग्स में तो क्या होता है, ये डिफ्यूज करता है, यानी मिक्स होता है थ्रू द पल्मोनरी मेम्ब्रेन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो पल्मोनरी मेम्ब्रेन्स, जो मेम्ब्रेन्स अभी हमने पढ़ा था, जो लंग्स का जो भी मेम्ब्रेन्स एल्वियोली वगैरह के थ्रू ब्लड में घुस जाता है ऑक्सीजन, और फिर जब ऑक्सीजन जैसे ही निकलता है उससे एल्वियोली से ब्लड में घुसता ही है, तो ब्लड में कहाँ कौन वेट कर रहा होता है, वो ट्रक, कौन, हीमोग्लोबिन, तो उसको बैठा लेती है, ठीक है। वहां पे बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के। द ऑक्सीजन इज देन कैरीड विद इन द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द बॉडी, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से पूरे बॉडी में चले जाता है। इंडिविजुअल्स विथ लो हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, अनीमिया जिसको कहते हैं, कैन नॉट कैरी एज मच एज ऑक्सीजन इन देयर ब्लड एज इंडिविजुअल्स विथ नॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। जो इनका अनीमिया होता है, जिनका हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन कम होता है, उनमें क्या होता है, उनके ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। फॉर एग्जांपल इन पीपल विद अनीमिया, अनीमिया का मतलब उनके 100 ml ब्लड में 12 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन है तो उनको अनीमिया है। द ब्लड्स O2 कैरिंग कैपेसिटी इज सेवरली लिमिटेड एंड दे फटीग वेरी इजीली, ठीक है। जो अनीमिया होता है, उनको ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा ब्लड में, तो जल्दी थक जाते हैं एक्सरसाइज में। इन द वार्मर, मोर एसिडिक एंड लोअर O2 एनवायरनमेंट ऑफ द एक्सरसाइजिंग मसल्स, hemoglobin reverses its tendency to bind with O2 and releases it to the tissues
बेसिकली ज्यादा अगर माहौल ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा इन द वार्मर ज्यादा एसिडिक कंडीशन है, यानी ज्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कह लो कि ऑक्सीजन कम है, और वही लोअर O2 इन्वायरमेंट ऑफ एक्सरसाइजिंग मसल, ऐसा इन्वायरमेंट अगर बन जाता है तो क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है अपना काम छोड़ देता है, रिवर्स हो जाता है उसका काम, तो वो काम नहीं कर पाता है जो कर रहा था। ठीक है, इन मोस्ट हेल्दी इंडिविजुअल्स O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर इन द परफॉर्मेंस ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। तो मोस्ट ऑफ द जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है ना, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि ये प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ कि वो प्रॉपरली पहुंचा नहीं पा रही, कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो इस मायने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है, बेसिकली आप देख सकते हो कैसे हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को लेके जाती है, फिर क्या, तो ये पिक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड जो हमारा प्रोसेस था ऑक्सीजन डिलीवरी वाला प्रोसेस। तो अब ये क्या है, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस इज द डिलीवरी ऑफ ब्लड टू द एक्टिव सेल्स विच इज अ फंक्शन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर ब्लड टू द एक्टिव एरियाज एंड लेस ब्लड टू द इनएक्टिव एरियाज। तो कहा गया है, मतलब प्रोबेबली जो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस में, वो क्या है, ब्लड की डिलीवरी एक्टिव सेल्स में। ठीक है, विच इज अ फंक्शन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर ब्लड टू एक्टिव एरियाज। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है, अब देखो ब्लड तो आ गया, लेकिन अब क्या करना है, जो ज्यादा ब्लड वहां पहुंचाना है जो एक्टिव सेल्स है, जो अभी काम कर रहा है, जो मसल्स, ठीक है, वहां पे ज्यादा ब्लड पहुंचाना है, वहां पे कम पहुंचाना है जहां पे कम यूज हो रहा है ब्लड का। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है एक्टिव मसल्स मतलब जो मसल्स यूज हो रहे हैं, एंड लेस एक्टिव जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, अभी वहां पे अभी हमें ब्लड का इस्तेमाल कम हो रहा है, तो वहां पे ब्लड कम पहुंचाना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियक आउटपुट क्या है, देखो कार्डियक आउटपुट आ रहा है बार बार। कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट इन बीट्स पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम और द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप्ड पर हार्ट बीट। देखो बेसिकली कार्डियक आउटपुट क्या होता है ना, बेसिकली कितना ब्लड, एक समझ लो कि एक मिनट में हमारा हार्ट पंप कर रहा है। ठीक है, कितना ब्लड कर रहा है पंप एक मिनट में। ठीक है, तो किस चीज का प्रोडक्ट है, किस चीज से मिलके बनता है, वो होता है हार्ट रेट से और स्ट्रोक वॉल्यूम से। हार्ट रेट तो आप समझते हो क्या होता है कि एक मिनट में कितने बीट्स हमारा हार्ट पंप कर रहा है, बीट हो रहा है कितनी बार, तो हार्ट रेट हो गया हमारा। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब हुआ कि एक बीट में जब एक बार एक बीट हुआ तो उसमें हमारा जो वेंट्रिकल है कितना ब्लड पंप कर रहा है बेसिकली। ठीक है, कितना ब्लड पंप कर रहा है। तो कार्डियक आउटपुट हो गया एक मिनट में, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया एक बीट में। तो कार्डियक आउटपुट किस चीज से मिलके बनता है, हार्ट रेट से और स्ट्रोक वॉल्यूम, इसका प्रोडक्ट है कार्डियक आउटपुट। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, एट रेस्ट कार्डियक आउटपुट एवरेजेस अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स पर मिनट। तो रेस्ट में कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 5 लीटर्स के अराउंड होता है। ठीक है, 5 लीटर के आसपास होता है। 5 लीटर ब्लड एक मिनट में लगभग निकलता है रेस्ट में। ठीक है, ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सरसाइज दिस नंबर नॉर्मली इंक्रीज टू 20 to 25 लीटर्स पर मिनट एंड कैन इंक्रीज टू अप टू 30 to 40 लीटर्स। ठीक है, तो फिर मैक्सिमल एक्सरसाइज में जब हम जाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं एक्सरसाइज को, 20 से 25 लीटर भी पर मिनट पंप होता है, या फिर 30 से 40 भी हो सकता है। ठीक है, पर मिनट इन हाईली ट्रेंड इंडिविजुअल। तो 30 से 40 जो होता है वो हाईली ट्रेंड इंडिविजुअल में होता है, क्योंकि जो ज्यादा ट्रेंड होते हैं ना, उनका ज्यादा ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम उनका बढ़ जाता है, उनका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, यानी उनका ज्यादा ब्लड बॉडी एक बार में पंप कर पाती है। तो दैट इज वाई उनका जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, 30 से 40 लीटर हो जाता है लगभग। ठीक है, The increase in cardiac output is brought about by increase in both heart rate and stroke volume. ठीक है, तो क्योंकि कार्डियक आउटपुट दो चीजों का प्रोडक्ट था, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, तो मतलब कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ रहा है यानी ये दो चीजें बढ़ रही है। ठीक है, हार्ट रेट जनरली इंक्रीजेज इन लीनियर फैशन अप टू मैक्सिमल लेवल्स। ठीक है, हार्ट रेट लीनियर फैशन में बढ़ता है, मतलब एक लाइन में। ठीक है, ऊपर 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 एक लाइन में जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब जैसे 70 हुआ, 75 हुआ, 80 हुआ, 85 हुआ। ठीक है, लीनियर विच while stroke volume increases up to approximately 40 to 50% of an individual's maximal capacity and then plateaus. Basically stroke volume
वो लीनियर फैशन में नहीं बढ़ता है, ठीक है। वो 40 to 50% ऑफ एन इंडिविजुअल्स मैक्सिमल कैपेसिटी एंड देयर प्लेटूज। तो इंडिविजुअल का जो मैक्सिमल कैपेसिटी होता है उसका 40 to 50% तक वो बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद से फिर वापस से वो रुक जाता है, उसके बाद से कोई ग्रोथ, प्लेटूज का मतलब उसके बाद लिटिल और नो ग्रोथ, प्लेटूज का यही मतलब होता है, उसके बाद से कोई ग्रोथ नहीं होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो बेसिकली 40 to 50% हर इंडिविजुअल का कैपेसिटी होता है, तो वही पंप करने का वो कितना ब्लड जाएगा, तो उसका 40 to 50% तक पहुंच जाता है, ठीक है। Stroke volume increases in part as a result of the enlargement of the left ventricle due to chronic cardiorespiratory training, which is limited by the capacity of the ventricles chamber to increase। तो बेसिकली कहा गया स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल्स में जो कि लगातार कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनका क्या होता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा हो जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का जब साइज बड़ा हो गया तो ब्लड उसमें ज्यादा कैरी होगा, तो ज्यादा कैरी होगा, पंप करेगा तो ज्यादा ब्लड निकलेगा, तो दैट इज वाई उनका चैम्बर्स बड़े हो जाते हैं, ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स बड़े होने लगते हैं। द इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम इज ब्रॉट अबाउट बाय इंक्रीज इन बोथ वीनस रिटर्न एंड कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ द हार्ट, represented as the ejection fraction or the percentage of end diastolic volume that is ejected with each contraction of the heart. The increase in stroke volume is brought about by increases in both venous return and in contractile force of heart. तो हमारे stroke volume बढ़ने का बताया गया है कि दो चीजों से बढ़ता है, venous return। तो venous return क्या हो गया, venous return होता है, हमने बात किया था ना कि बॉडी से वापस हार्ट में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें CO2 ज्यादा होता है, राइट। तो उसी को कहते हैं वीनस रिटर्न, वापस जा रहा है, ठीक है, हार्ट में, राइट हार्ट में, तो उसको वीनस रिटर्न कहते हैं। तो ज्यादा ब्लड जाएगा वीनस रिटर्न, ठीक है, तो ऑब्वियसली ज्यादा ब्लड आएगा भी राइट में, और राइट में आएगा तभी तो ज्यादा ब्लड लंग्स में भी भेजेगा। तो बेसिकली वीनस रिटर्न अगर ज्यादा हुआ, ब्लड उसमें ज्यादा हुआ, तो वो भी एक स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाने में हेल्प करता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स भी, कितना कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स कितना है, राइट, किस फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हार्ट, ठीक है। फोर्स अगर अच्छा पैदा कर पा रहा है तो ज्यादा ब्लड निकलेगा, राइट। सिंपल सी बात है, बलून एक ले लो, बलून, उसमें पानी भर दो, ठीक है, अगर थोड़ा सा उसको ऐसे दाबोगे तो थोड़ा पानी निकलेगा उसमें, बलून में, लेकिन बलून को ऐसे कस के अगर फोर्स दोगे तो पूरा पानी निकल जाएगा बाहर, राइट। सो वही वाली बात है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इंक्रीज इन बोथ वीनस रिटर्न रिप्रेजेंटेड एज ejection fraction or the percentage of end diastolic volume that is ejected with each contraction of ejection fraction। पता है क्या होता है ejection fraction? मतलब हार्ट एक बार में कितना ब्लड छोड़ती है ना, उसका मेजरमेंट जो होता है ना, परसेंटेज में मेजरमेंट हम निकालते हैं, उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, सिंपल से समझ लो। द इजेक्शन फ्रैक्शन इज नॉर्मली 50 to 60% एट रेस्ट एंड इंक्रीजेस टू 60 to 80% ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है, परसेंटेज ऑफ ब्लड जो निकल रहा है हमारे हार्ट से, तो रेस्ट में 50 to 60% होता है, लेकिन इंक्रीज जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो 60 to 80 तक इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ब्लड हार्ट से 60 to 80% निकल सकता है एक बार में, ठीक है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया ये। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द एबिलिटी ऑफ द सर्कुलेशन टू सेलेक्टिवली इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज्ड cardiac output that is delivered to the exercising muscle and to actually decrease blood flow to viscera। तो वही बात हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मसल्स जो हो रहे हैं, जो उस समय एक्सरसाइजिंग मसल्स है, उनमें हमें ज्यादा ब्लड फ्लो देना है, ज्यादा ब्लड देना है। और जो विसेरा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारा होता है, विसेरा जो भी कह लो, इंटरनल ऑर्गन जो एब्डोमिनल डाइजेस्टिव मसल्स हो गए, लिवर वगैरह, ये सब जो मसल्स होते हैं, तो उन सब मसल्स में उस समय ब्लड की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, तो उस समय वहां पे ब्लड फ्लो कम करके वहां पे मसल्स में ज्यादा देना है जो एक्टिव है, जो हार्ट जो ज्यादा एक्टिव हो मसल्स, वहां पे हमें ज्यादा ब्लड फ्लो देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस मीन्स दैट हमें नहीं देना, मतलब हार्ट को देना है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इज यूज्ड वेरी इफिशिएंटली, ठीक है। तो बहुत इफिशिएंटली यूज होता है कार्डियक आउटपुट, जब बढ़ जाता है हमारा तो इफिशिएंटली बहुत यूज होता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन उसका होना चाहिए। The redistribution of blood flow is accomplished by active vasoconstriction in the viscera and in active muscles and active vasodilation in the active muscles regulated by metabolites produced in that। देखो अभी तो हमने बात कर ली कि एक्सरसाइजिंग मसल्स में ज्यादा ब्लड जाना चाहिए, नॉन एक्सरसाइजिंग जो विसरा मसल्स जो हमारा इंटरनल ऑर्गन का जो मसल है उसमें कम जाना चाहिए, क्योंकि उसका यूज अभी कम है। तो कैसे होगा ये कि ज्यादा यहाँ पे ब्लड पहुंचे, जो ज्यादा मसल यूज हो रहा है, कम वहां पे पहुंचे जो कम यूज हो रहा है?
होता ये है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, आर्टरी वगैरह, वो वाइड हो जाते हैं, ज्यादा चौड़ी हो जाती है वहां पे जहां पे एक्सरसाइजिंग मसल्स हैं, ठीक है। आप देख रहे हो एक्सरसाइज करते हुए थोड़े से नस वहां पे ना वेसल ब्लड वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, तो बेसिकली वहां के मसल ब्लड वेसल्स जो होते हैं थोड़े से वाइड हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन याद रखना, वैसोडाइलेशन मतलब जब हमारा ब्लड वेसल्स वाइड हो जाता है, ठीक है, डायलेट हो जाता है, वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, तो वहां का पाइप अब क्या हुआ, जो ब्लड वेसल है वो चौड़ा हो गया, तो ब्लड ज्यादा पहुंचेगा। और जहां जहां हमारा कम पहुंचना है ब्लड, वहां का कॉन्स्ट्रिक्शन, वहां हो जाएगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब वहां का पाइप जो है, ब्लड वेसल्स जो है वो हो जाएंगे पतले, नैरो, तो वहां पे कम ब्लड पहुंचेगा। इजी। In individuals with cardiovascular disease, the ejection fraction may be reduced after the loss of the heart muscle tissue following a मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट फेलियर। जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उनका मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन वही कि मतलब कम परसेंटेज ऑफ ब्लड, जितना परसेंटेज ऑफ ब्लड निकलता है हार्ट से बॉडी में जाने के लिए, वो कम हो जाता है आफ्टर द लॉस ऑफ हार्ट मसल टिश्यू फॉलोइंग। मान के चलो उनको कभी हार्ट अटैक हुआ, तो उससे क्या होता है ना, हार्ट का जो मसल टिश्यू है ना वो लॉस हो जाता है। मसल लॉस हमारा होता है ना, मसल लॉस बाइसेप्स में हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मसल लॉस होता है ना, वहां पे भी होता है। हार्ट अटैक आ गया मान के चलो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब हार्ट अटैक, ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होता है, हार्ट मसल टिश्यू लूज होता है, तो उस चक्कर में इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, यानी कम परसेंटेज ऑफ ब्लड पहुंचता है, ठीक है, बॉडी में। या फिर उनका हार्ट फेलियर हो गया। हार्ट फेलियर का मतलब नहीं हो कि हार्ट काम करना बंद हो गया, मर गए, नहीं। हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि मतलब जितना बॉडी को चाहिए, डिमांड कर रही है, उतना सप्लाई हो नहीं पा रहा है, हार्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हार्ट का फेलियर माना जाता है, दैट इज हार्ट फेलियर। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा कम हो जाता है। इन इंडिविजुअल्स विथ इस्केमिया ड्यूरिंग एक्सरसाइज, inadequate blood flow to the heart because of the narrowed coronary arteries। अब जिनको इस्केमिया का इश्यू है, ठीक है, इस्केमिया मतलब हार्ट में अगर ब्लड कम पहुंच रहा है, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए फंक्शन करने के लिए, तो हार्ट में अगर कम ब्लड पहुंच रहा है, ठीक है, क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी नैरो हो गई है। कोरोनरी आर्टरी का क्या मतलब, बहुत सारे आर्टरी हमने पढ़ा, एक ऐसा भी आर्टरी चाहिए, देखो हार्ट को भी तो चाहिए ना भाई, हार्ट को भी तो चलना है, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ये सब चाहिए, तो एक जो आर्टरी होती है जो ब्लड सिर्फ हार्ट को पहुंचाती है ताकि वो फंक्शन कर सके, तो उसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी जब नैरो हो जाती है किसी कारण से, मतलब उसमें प्लाक जम जाता है, यानी फैट कोलेस्ट्रॉल नैरो हो जाती है, ठीक है, तो उस चक्कर में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा हार्ट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केमिया। तो मान के चलिए जिनको स्केमिया है ना, तो मान के चलो रेस्ट में उनका इजेक्शन फ्रैक्शन फिर भी ठीक है, ठीक है, लेकिन जब वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तब उनको इश्यू हो रही है, तब उनका कम हो रहा है उनका इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज बिकॉज इस्केमिक टिश्यू, the tissue receiving too little blood flow to the restore ATP aerobically loses much of its contractibility। तो देखो इस्केमिया की बात हो गई कि हार्ट को कम ब्लड पहुंच रहा है, ठीक है, कम ब्लड पहुंच रहा है। अब देखो कम, बिकॉज कम ब्लड पहुंच रहा है, तो कम ब्लड पहुंच रहा है तो कम ऑक्सीजन भी पहुंचेगा, कम ऑक्सीजन पहुंचेगा तो एटीपी भी प्रोड्यूस ढंग से नहीं हो पाएगा। एटीपी यानी समझ लो एनर्जी, ढंग से एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी हार्ट को, तो हार्ट को ढंग से जब एनर्जी नहीं मिल रही है तो ढंग से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, उतना फोर्स नहीं कर पाता है, दैट इज वाई इजेक्शन फ्रैक्शन, और भी ये भी एक कारण है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। An everyday situation that most people would recognize is sleeping on one's arm. The tingling feeling and inability to move the arm properly as a result of lack of blood flow to the arm due to body position is comparable to what happens to the heart tissue when myocardial ischemia occurs। देखिए आप जब भी सोते हो, कभी सोते हो हाथ पे ऐसे मतलब वहां पे माथा रख के सोए हो कभी, तो उठते होगे कभी कभी झंझनाहट होती होगी, झंझनाहट होती है ना, पैर में भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, तो दिक्कत होती है ना हाथ पैर को मूव करना, हाथ को, क्यों, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो कम हो गया, ब्लड फ्लो कम हुआ तो ऑक्सीजन कम हुआ, फिर एटीपी एनर्जी नहीं बन रही प्रॉपर, तो दैट इज वाई मूव करने में हमें दिक्कत होने लगती है। तो सेम सिचुएशन कंपेयर किया गया है उसके साथ कि ब्लड फ्लो कम हुआ, कम एनर्जी आ रही है, ऑक्सीजन कम आ रही है तो एनर्जी कम आ रही है, तो दैट इज वाई उसको इस चक्कर में दिक्कत हो रही है। अब लास्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन। अब ऑक्सीजन को निकालने की बारी आती है, ठीक है, ब्लड से।
The third important factor in determining cardiorespiratory fitness is the extraction of oxygen from the blood at the cellular level for the aerobic production of ATP. तो सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस का, कि एक्सट्रैक्ट करना है ऑक्सीजन ब्लड से एट द सेलुलर लेवल, सेल के लेवल पे. अब सेल पे जाके पहुंचता है ना ब्लड ऑक्सीजन, तो सेल के लेवल पे, ताकि प्रॉपर्ली एटीपी बन सके, एनर्जी हो सके. ठीक है. द अमाउंट ऑफ O2 extracted is largely a function of muscle fiber type and availability of specialized oxidative enzymes. तो बोला है कि अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है, कि मसल फाइबर का टाइप क्या है, किस तरह का मसल फाइबर है. ठीक है. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, और उस मसल फाइबर में कितने ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स अवेलेबल हैं. ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स का मतलब होता है बेसिकली, एंजाइम्स एक काइंड ऑफ प्रोटीन होता है जो बेसिकली हेल्प करता है किसी चीज को कह सकते हो मेटाबॉलिज्म को करने के लिए. तो मोटा मोटी ये समझ लो कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बेसिकली हेल्प करता है कि ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर सके उस सेल्स में. ठीक. तो ये कहा गया है कि मतलब अमाउंट कितना निकाला जाएगा ऑक्सीजन को, डिपेंड करता है किस पे, मसल फाइबर किस तरह का है और उसमें कितना ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट है. मेरे को पता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, अभी हम आगे तुरंत समझ जाएंगे इसको. फॉर एग्जांपल, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, टाइप 1 मसल फाइबर्स आर स्पेसिफिकली adapted for O2 extractions and utilization due to the high levels of oxidative enzymes. So slow twitch muscle fibers एक तरह का मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर टाइप 1 मसल फाइबर उसको कहते हैं. ठीक है. तो स्पेसिफिकली अडेप्ट होता है O2 एक्सट्रैक्शन के लिए एंड यूटिलाइजेशन ड्यू टू द हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीडेटिव. बेसिकली इतना समझ लीजिए, जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर पाते हैं. ठीक है. क्योंकि वो जो मसल है ना, यूज करता है ज्यादा ऑक्सीजन को वर्क करने के लिए. स्लो ट्विच मसल फाइबर उसको हम कहते हैं. ठीक है. तो ये मसल्स होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन और प्रॉपर एक्सट्रैक्शन कर पाता है किसका, ऑक्सीजन का ब्लड से. ठीक है. उसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो होते हैं ना बहुत ज्यादा होता है. तो वो जो प्रोटीन्स होते हैं ना जो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को बेसिकली अब्सॉर्ब कराने में, तो उसमें बहुत ज्यादा होता है. सो दैट इज वाई स्लो ट्विच मसल फाइबर्स आइडियल होता है, बहुत सही होता है मतलब उस काम के लिए. दिस इनहांसेस एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स. तो इससे क्या होता है, एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है. एरोबिक जब वर्ड आए तो समझ लो ऑक्सीजन की बात हो रही है. एरोबिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स. आपने माइटोकॉन्ड्रिया पहले पढ़ा होगा अपने साइंस में, स्कूल डेज में. तो बेसिकली सेल जो होता है ना उसका पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को. उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हेल्प करता है, जो एनर्जी है उसको स्टोर करता है एक मॉलिक्यूल में, उसको कहते हैं एटीपी. तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है एटीपी बनाने में, इतना आप समझ लीजिए. ठीक है. One of the most important adaptations to training is an increase in the number and size of the mitochondria with a corresponding increase in the levels of oxidative enzymes used to aerobically produce ATP. अब देखो इतना आपने समझ लिया कि देखो स्लो ट्विच मसल फाइबर है, उसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ज्यादा है, यानी स्लो ट्विच मसल फाइबर्स में ज्यादा ऑक्सीजन प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन और उसका एक्सट्रैक्शन कराने में बहुत अच्छा केपेबल है स्लो ट्विच मसल फाइबर. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, अब क्या होता है, ये बोला गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल्स में जो हेल्प करता है एटीपी बनाने में. ठीक है. अब देखिए जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना तो हमारी बॉडी अडेप्ट करने लगती है ट्रेनिंग में. उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ने लगते हैं हमारे सेल्स में. माइटोकॉन्ड्रिया जब बढ़ने लगते हैं तो इसका मतलब एटीपी ज्यादा बनेगा. माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बन रहा है तो एटीपी भी ज्यादा बनेगा. ठीक है. उसके साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, जो प्रोटीन जो हेल्प करते थे प्रॉपर अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एक्टिव सेल्स, तो वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी बढ़ने लगते हैं. ठीक है. यूज्ड टू एरोबिकली प्रोड्यूस एटीपी, उसके कारण फिर से एटीपी बनाने में हेल्प मिलता है. ठीक है. तो मोटा मोटी इसका ज्ञान इतना ले लीजिए कि स्लो ट्विच मसल फाइबर हेल्प करता है ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने में. ठीक है. प्रॉपरली. और जब हम एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो उससे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बढ़ जाता है, तो उस चक्कर में एटीपी एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो पाता है. ठीक है. तो एक्सरसाइज के फायदे हैं.
ओके आज मुझे पता है बहुत नए नए टर्म्स आए, बहुत नए टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, रिपीट करो, फिर से देखो, क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछो, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ तक रहने देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर कंप्लीट करते हैं फिर आगे चैप्टर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया तो कमेंट करो, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।